नमस्कार। पॉलिटी काफ़ी वाइटल है 71वीं बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए। आपने देखा होगा पीवाईक्यू एनालिसिस करने के बाद कि जीएस सेकेंड पेपर में जहां पे पॉलिटी के लिए एक सेक्शन डेडिकेटेड होता ही है, साथ में यदि कंटेम्पररी इश्यूज एफिलिएटेड विद पॉलिटी की बात करें तो ये जीएस फर्स्ट पेपर के सेकेंड सेक्शन में जो कि करंट अफेयर्स को डेडिकेटेड रहता है उसमें भी पॉलिटी के क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा जा रहा है, जिससे पॉलिटी की वाइटलिटी और इसका इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा और इसका बढ़ता हुआ होराइजन आपको थोड़ा बहुत सावधान भी करने की कोशिश करेगा कि पॉलिटी की जो तैयारी है वो होलिस्टिक होनी चाहिए, न कि कैलकुलेटिव और सेलेक्टिव स्टडी होनी चाहिए। डियर एस्पिरेंट, आज के इस पार्टिकुलर वीडियो लेक्चर में चाहे आप पहली बार बीपीएससी का मेंस लिखने जा रहे हो 71वीं बीपीएससी के थ्रू, या पहले आपने लिखा भी होगा और पॉलिटी में यदि आपका बैड परफॉर्मेंस रहा होगा, पॉलिटी का जो कंटेम्पररी डिमांड है, जो वैरायटी है, जो बढ़ता हुआ होराइजन है, यदि आपने उसको सेटिस्फाई नहीं किया होगा तो आज ये वीडियो लेक्चर आपके लिए है। इसमें मैं पूरा टॉपिक जो लिस्ट आउट किया हूँ उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके साथ साथ जो सोर्सेज होने चाहिए ना पॉलिटी को लेके 71वीं बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए, या आप सेकंड बीपीएससी 72nd बीपीएससी को टारगेट कर रहे हो किसी के लिए भी, तो उन सोर्सेज को भी मैं डिफाइन करूंगा और साथ में स्ट्रेटजी में बताऊंगा कि कैसे आपको स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके बीपीएससी की तैयारी पॉलिटी को लेके करनी चाहिए। मैं हूं अमरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं बोधिसत्व पीसीएस। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉलिटी के टॉपिक्स की। तो देखो, पॉलिटी के किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे पॉलिटी हो या हमने ज्योग्राफी के बारे में बताया था, या इकोनॉमिक्स हो डियर एस्पिरेंट, ठीक है, या हिस्ट्री हो। हिस्ट्री भी आजकल ना कुछ मान लीजिए कि यदि आर्ट्स एंड कल्चर की बात करें तो जो रिसर्च वगैरह होते रहता है, तो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड मान लीजिए कहीं भी उत्खनन हो रहा है तो वहाँ पे चीज़ें जो पुरातात्विक खोज वगैरह हो रहे हैं, वहाँ से कुछ ऐसे आर्ट एंड कल्चर से चीज़ें मिल रही हैं जो कंटेम्पररी हैं और जो स्टैटिक पॉइंट है उससे एफिलिएटेड हैं। ठीक है, मान लीजिए गया से कुछ मिल गया और पता चले कि ये मौर्यन काल का है, तो मौर्यन काल में और उससे संबंधित जो कोरिलेशन है उसको लिख के उसे कंटेम्पररी टच देने की कोशिश कर सकते हो। इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि मान लीजिए चंपारण सत्याग्रह है, कहना चाहूंगा तो चंपारण सत्याग्रह मैं कई बार बताया भी हूँ, यदि आपने फॉलो किया होगा तो चंपारण सत्याग्रह मेनली इशू ये स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, ये किसानों के मुद्दे को लेके, मतलब पूरे एकदम सरकार से लड़ी गई लड़ाई थी। तो किसानों का मुद्दा किस हद तक, हाँ हालांकि 100 साल चंपारण सत्याग्रह के बीत चुके हैं, 100 साल के बाद भी एक डिकेड होने वाला है लगभग, तो इसके बाद भी क्या वो उसका जो रूप था उस समय किसानों के सामने जो चैलेंजेस थे उसका रूप परिवर्तित होके अभी भी चैलेंजेस कुछ ना कुछ उसी तरीके से बने हुए हैं और हमारी एग्रीरियन सोसाइटी में किसान आज भी पिछड़े हुए हैं। यदि सेंट्रलाइज डेवलपमेंट को छोड़ दिया जाए, जहां पे हरित क्रांति बहुत ही ज़्यादा सक्सेस हो गई उन इलाकों को, और यदि देखोगे पूर्वी भारत में ये स्थिति किसानों की उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी पश्चिमी भारत में डियर एस्पिरेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं देखूंगा। तो किसी भी टॉपिक का दो पोर्शन होता है, एक स्टैटिक पोर्शन होता है और एक करंट अफेयर्स होता है डियर एस्पिरेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टैटिक पोर्शन की बात कर रहे हैं। स्टैटिक पोर्शन में आपको वही स्टैटिक सारी चीज़ें पढ़नी होगी। दैट मीन्स जो सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी गुण हैं उनके बारे में आपको स्टडी करना होगा और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं, साथ में शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ आपको पढ़ना है फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए कि कितने टाइप की, मतलब हमको राइट्स दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट कौन कौन से आर्टिकल किस राइट से संबंधित हैं, इस पे किस तरीके से और किस तर्क के आधार पे इस पे कैपिंग लगाई गई है हमारे संविधान के द्वारा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी ही चाहिए। साथ में कि संविधान में जो वर्णित फंडामेंटल राइट हैं उसको लेके कुछ बुद्धिजीवी लोग इसकी आलोचना भी करते हैं और ये कहते हैं कि संविधान में फंडामेंटल राइट एक तरफ से दिया गया है और दूसरी तरफ से ले लिया गया है, या जो फंडामेंटल राइट है वो कहीं ना कहीं केवल जो मतलब डोमिनेंट लोग होते हैं सोसाइटी में उन्हीं की रक्षा कर पाता है। ये जो दबे कुचले लोग हैं
कहीं ना कहीं उनकी रक्षा करने में ये असक्षम है। क्यों? क्योंकि उनके पास साधन नहीं है न्यायपालिका को एक्सेस करने का। तो ये सारी चीजें साथ में डीपीएसपी दैट मीन्स एफआर वर्सेस डीपीएसपी की बात करी जाती है डियर एस्पिरेंट, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट के क्या गुण है, डीपीएसपी में इन दोनों में क्या समानता है, इन दोनों में लड़ाई हो जाती है तो किसको एज मिलता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। साथ में डीपीएसपी का अलग से क्या इंपॉर्टेंस है, कितने प्रकार के डीपीएसपी हैं हमारी सोसाइटी में, हमारी सरकार को किस तरीके से ये गाइड करते हैं, इसके साथ साथ इसकी भी आलोचना करी जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ अगला जो हमारा टॉपिक है स्टैटिक टॉपिक, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। कई बार पार्लियामेंट्री सिस्टम से प्रश्न पूछा जा चुका है, साथ में हमारे पार्लियामेंट से भी प्रश्न पूछा जाता है कि क्या हमारी पार्लियामेंट पूर्णतः स्वायत्त है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको सब होराइजन को ध्यान में रखते हुए पढ़ना होगा, ठीक है। ऑब्वियस जब पार्लियामेंट पढ़ोगे, अभी पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ोगे या पार्लियामेंट स्पेसिफिक पढ़ोगे, तो इसमें आप जो प्री वाला ओरिएंटेशन है वो नहीं टच करोगे, ब्रॉड लेवल पे इसको लेके चलोगे, ठीक है, कि कैसे फंक्शन करता है, इसके पास क्या क्या पावर है, इसके पावर पे किस तरीके की कैपिंग करी गई है, क्या जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे यहाँ या विश्व में कहीं भी, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हैं, मतलब इसके गुण और अवगुण क्या हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। सेंटर एंड स्टेट रिलेशन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इससे संबंधित जो भी कमिटियां हैं उनके रिकमेंडेशन हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, किन किन बातों को लेके सेंटर और स्टेट के बीच झगड़ा होता है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रेसिडेंट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट इस बार के लिए मुझे काफी क्रूशियल लग रहा है, यहाँ से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में। जुडिशियल रिव्यू और एक्टिविज्म, ठीक है, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे। देखिए बीपीएससी का मेन कंसर्न ये है ना कि बीपीएससी अपने सिलेबस को पूर्णतः डिकोड नहीं किया है जैसे यूपीएससी ने किया है। यूपीएससी ने अक्षरशः पूरा हेडिंग दिया है, पूरे टॉपिक को लिस्ट आउट किया है, लेकिन बीपीएससी क्या कर देता है कि राज्य व्यवस्था पूछी जाएगी, राज्य व्यवस्था में कौन कौन से सेक्टर पूछे जाएंगे ये नहीं। दैट मीन्स उसके पास काफी स्कोप हो जाता है खेलने के लिए बीपीएससी के पास, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखना। इसके साथ साथ गवर्नर अपने आप में काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है, पूछा जा सकता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर कमीशन और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन काफी इंपॉर्टेंट है। लोकपालियन और लोकायुक्ता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ पंचायती राज, हमेशा पिछले साल भी रोल ऑफ वुमेन इन पंचायती राज और पंचायती राज ने कैसे वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया है, एक्सेल किया है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इलेक्शन कमीशन इस साल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन मतलब जो चुनाव सुधार है उससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो चुनाव आयोग पे जो हाल फिलहाल में एलिगेशन लगाए गए हैं वोट चोरी का या ये सारी चीज़ों का, तो उससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ प्रेशर ग्रुप सोसाइटी में किस तरीके से काम करते हैं, सरकार को नीति के निर्धारण में लेके किस तरीके से दबाव समूह जो है दबाव डालता है, दबाव समूह कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या प्रभाव है, इसका किस तरीके से मिसयूज हो सकता है, इसको स्टैटिक पॉइंट से लेके करंट अफेयर से लेके स्टैटिक पॉइंट, ठीक है, स्टैटिक पॉइंट प्लस करंट अफेयर्स प्लस आईआर, इन तीनों को जोड़ के आप लिखोगे तो आप में आपके आंसर राइटिंग में कंट्रास्ट पैदा होगा। स्टैटिक तो प्रेशर ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, कुछ करंट में डेवलपमेंट हुआ है वो पता होना चाहिए। इसके साथ साथ प्रेशर ग्रुप के द्वारा इंटरनेशनल रिलेशन को किस तरीके से प्रभावित करने की कोशिश की जाती है या हमारे इंटरनल इश्यूज को किस तरीके से ट्रिगर्ड किया जाता है। मान लीजिए कि कुछ ऐसे प्रेशर ग्रुप हैं जो गलत वैश्विक शक्तियों के हाथ में चढ़ गए, उनको फंडिंग वगैरह मिल गई विदेश से और उनको ये किया गया कि सरकार पे प्रेशर डालो या जो इंटरनल स्टेबिलिटी है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करो। ये सारी चीजें प्रेशर ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हैं। इसके साथ साथ संघवाद जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात हो रही है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात हो रही है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिस संघवाद की चर्चा करी गई है वो किस तरीके का है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है डियर एस्पिरेंट, ठीक है। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के, उसको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसको पढ़ना है। वाइल राइटिंग एनी टॉपिक रिगार्डिंग पॉलिटी, आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लिखना काफी ज्यादा आवश्यक हो जाता है, ताकि कुछ यहाँ पे ना आपकी विचार माने नहीं रखती, कुछ भी आप विचार लिख रहे हो ना उसको वेरीफाई करने के लिए आप एससी के या किसी भी
आयोग के रिपोर्ट का हवाला दोगे, एससी के जजमेंट का हवाला दोगे, तभी आपकी कही गई बातों की मान्यता होगी डियर एस्पिरेंट, और नंबर मिलता है। इसके साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है कंपैरिजन पढ़ना होता है। दीज ऑल आर द क्वाइट इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक एंड दीज ऑल आर वाइटल for polity preparation for BPSC mains examination. Either you are preparing targeting 71st or targeting for preparing for 72nd BPSC mains examination dear aspirant. ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य इंपॉर्टेंट मुद्दों की जो पॉलिटी से संबंधित पूछे जाते हैं। डियर एस्पिरेंट, यहाँ पे आप देखोगे सेकंड ARC रिपोर्ट की बात करें तो इससे संबंधित कुछ मुद्दे हैं, जैसे इश्यूज इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उससे संबंधित इश्यूज से एफिलिएटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। ये टॉपिक हैं जो आपको तैयार ही करना चाहिए। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सेकंड ARC में टॉपिक है ना, या पॉलिटी के जो भी टॉपिक तैयार करते हो, ये एसए के फॉर्डर के रूप में काफी अच्छा कार्य करता है। मान लीजिए पॉलिटी से संबंधित कोई प्रश्न पूछ दिया, एसए पूछ दिया, तो उसमें आप ये सारे फॉर्डर के रूप में यूज कर सकते हो। तो एसए ऐसी चीज है कि एसए एक्युमुलेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट है, जो कुछ भी, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, इतिहास मतलब हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हो, साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, इसके साथ साथ फिलोसफी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, सबका इनपुट देना होता है एसए में। एसए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच वाला होता है। तो ये सारे सब्जेक्ट जो आप पढ़ोगे, सारे टॉपिक कवर करोगे, तो ये एसए भी इसमें काम देगा। इसके साथ साथ गुड गवर्नेंस एंड सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। गुड गवर्नेंस क्या है, गुड गवर्नेंस क्या है, इसके साथ साथ जो सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये क्या है। जो नया मिन्नोब्रुक सम्मेलन के बाद जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नई चीज़ें उभर के आई हैं। पहले कहा जाता था कि कोई भी पब्लिक जो प्रशासक है वो निर्व्यक्तित्व होना चाहिए, इम्पर्सनल होना चाहिए, लेकिन उसके बाद कहा गया मिन्नोब्रुक सम्मेलन के बाद कि नहीं, जो प्रशासक हैं उनमें भी जो भावनाएं हैं वो होनी चाहिए। जब तक लोगों का दुख दर्द वो लोग नहीं समझेंगे तो वो प्लान को जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, भावनाएं ही नहीं रहेंगी तो बात वो रोबोटिक हो जाती है, मशीनीकृत हो जाती है डियर एस्पिरेंट। फिर ई गवर्नेंस की बात करी जाती है, क्वाइट इंपॉर्टेंट, बार बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं और जाते भी हैं। एथिक्स इन गवर्नेंस काफी इंपॉर्टेंट है। तो दीज ऑल आर द सिलेक्टिव टॉपिक फ्रॉम सेकंड ARC रिपोर्ट डियर एस्पिरेंट। इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है डिस्पाइट प्रिपरेशन ऑफ स्टैटिक पॉइंट, जिसके बारे में हमने चर्चा किया। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो है 17 सितंबर से लगातार डेमो क्लास आ रहे हैं, सारी स्ट्रेटजी आ रही है। मैंने बताया था कि DI हमारा एक ऐसे दो एग्जैक्ट लड़ा था 72nd मतलब 70वीं BPSC एग्जाम में, 72nd नहीं 70th BPSC मेंस एग्जाम में। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा इस बार भी हमारे द्वारा लॉन्च करा जा चुका है मेंस मंत्रा बैच फॉर 71st BPSC मेंस एग्जामिनेशन। इसमें जो है हम आपके अंदर एक्स फैक्टर को कल्टीवेट करेंगे, जो गुड होता है टॉपर्स का। ठीक है, आपको रैंक दिलाना, आपका सिलेक्शन दिलाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फीचर्स क्या है, इसमें सारे पार्ट्स कवर करे जाएंगे सिलेबस के, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, सब कुछ, डेटा इंटरप्रिटेशन, एसए, करंट अफेयर्स, IR, साइंस एंड टेक, सब कुछ। डेली क्लास होगा एप्लीकेशन पे, लाइव वीकली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, 4 दिन क्लास GS के लिए, 2 दिन क्लास एसए और डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए, और संडे डेडिकेटेड फॉर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, पर्सनल मेंटरशिप वगैरह सब कुछ है इसमें। ये आप हमारा नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करो, कोर्स को परचेज करो और हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए BPSC का संधान करो। ये हो गया हमारा प्रमोशन। अब ऑर्गेनाइजेशन और बॉडीज की बात करें तो हाल फिलहाल में जो 16 फाइनेंस कमीशन की बात करी जा रही है, या 15 का जो रिकमेंडेशन है उससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, या इसमें जो आप पढ़ोगे ये फॉर्डर के रूप में कार्य करेगा अन्य प्रश्नों को लिखने में। इसके साथ साथ रोल ऑफ नीति आयोग, जब एलिमिनेट किया गया प्लानिंग कमीशन को, तो उसके बाद नीति आयोग लाया गया 2015 में। तो नीति आयोग ने किस तरीके का अचीवमेंट प्राप्त किया है और अभी फेडरलिज्म में इसका क्या रोल है,
किस तरीके की नीतियां बना रहा है, नीति आयोग का जो प्रोज है, जो कौन से ये सारी चीजें जो अचीवमेंट है सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी काफी इंपॉर्टेंट है, पढ़ा जाता है पॉलिटी के लिए। राइट टू इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको इस बार 71वीं बीपीएससी के लिए तैयार करना है एज ए स्टैटिक पॉइंट के रूप में। ठीक है, इसके बाद जैसे पब्लिक अकाउंटेबिलिटी कॉन्सेप्ट है, ये आपको पढ़ना है। सोशल मीडिया एंड अकाउंटेबिलिटी, सोशल मीडिया इज एप्लीकेटेड विद, क्योंकि हमारी बोलने की आज़ादी से रिलेटेड है, तो एक तरफ फंडामेंटल राइट की बात करी जाती है, एक तरफ बोलने की आज़ादी की बात करी जाती है, और साथ में आपको अकाउंटेबल भी होना पड़ता है, तो इसका बैलेंस अप्रोच अपना के जो टॉपिक पूछा जाता है वो करना है। ऑटोनॉमी ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी, जो आजकल आप देख रहे हो सीबीआई का मिसयूज, मतलब देख नहीं रहे हो, विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जाता है। तो जो ये बॉडीज हैं, गवर्नमेंट एजेंसी हैं, इनका किस तरीके का क्या अप्रोच है लोकतंत्र में या पार्लियामेंट्री सिस्टम में, क्या रोल है, क्या इनको मिसयूज किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चूंकि ये करंट अफेयर्स के भी क्या हैं, करंट अफेयर्स से भी एफिलिएटेड हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इंटरव्यू में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कैग का फंक्शनिंग क्या है आपको पता होना चाहिए। पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस क्या होता है हमने देख लिया था। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन क्या होता है, प्रगति के बारे में हमें पढ़ना है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसका क्या रोल है अभी सोसाइटी को अपलिफ्ट करने को लेके और गरीबी के इरेडिकेट करने को लेके डीबीटी किस तरीके से सक्सेस हुआ है, ये हमें पता होना चाहिए। रिफॉर्म नीडेड इन द इंडियन ब्यूरोक्रेसी वगैरह, ये सारे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, और ये करंट अफेयर से भी एप्लीकेटेड हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा रिपोर्ट्स एंड पॉलिसीज, जो गवर्नमेंट के लेटेस्ट रिपोर्ट हैं या पॉलिसीज़ हैं, ये आपको पढ़ना है। करंट टॉपिक पढ़ना है। करंट टॉपिक में जो भी मान लीजिए कि समान नागरिक संहिता की बात करी जा रही है, फेडरलिज्म की बात करी जा रही है कि सरकार कई तरीके से संघवाद को तोड़ने की कोशिश कर रही है और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रही है, ऐसा आरोप लगाया जाता है। और चूंकि हम वी आर द एस्पिरेंट फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन, तो हमें डिप्लोमेटिक आंसर वगैरह देना होता है बैलेंस तरीके से, रेडिकलिटी को हम टच नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। इसके साथ साथ मीडिया रोल इन डेमोक्रेसी, जो भी करंट इशूज हैं इससे संबंधित। ठीक है, तो एक तो हमने देखा कि इसमें क्या है आपका स्टैटिक है। ठीक है, स्टैटिक है। सेकंड एआरसी रिपोर्ट की बात करी, उससे संबंधित टॉपिक के बारे में बात करी, काफी ज्यादा पूछा जाता है। इसके बाद करंट अफेयर्स की बात करी मैंने। इसके बाद किसकी बात करी मैंने? करंट अफेयर्स की बात करी डियर एस्पिरेंट। तो ये सारे कम से कम 3 डायमेंशन के साथ पॉलिटी का आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। अब बात करना चाहूंगा कि सोर्सेज का, कि सोर्सेज कहाँ से आपको लाना है। तो सोर्सेज के लिए तो पहला तो आपका लक्ष्मीकांत हो गया, या आप हमसे जुड़ोगे तो आपको सोर्सेज के लिए ज़्यादा माथापच्ची करना नहीं है। मैं रेडीमेड आपको सारी चीज़ें अवेलेबल करा दूंगा, कई सारे स्रोतों से हमारा रिसर्च हो गया, तब आपके पास आपका 1 घंटे के क्लास के लिए 5 घंटा रिसर्च चलता है, 6 घंटा रिसर्च चलता है, तब जाके 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटा क्लास हो पाता है। क्योंकि स्टैटिक टॉपिक प्लस करंट अफेयर्स प्लस उसका जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होता है, सारी चीज़ें बैलेंस अप्रोच के साथ आपको दी जाती हैं। तो सोर्सेज के लिए तो पहला तो हो गया लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना ही पढ़ना है। न्यूज़पेपर जब तक मेंस हो रहा है, न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, क्योंकि न्यूज़पेपर से संबंधित मान लीजिए फेडरलिज्म है, तो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के मैं बार बार कहता हूँ कि लोग एक ही टॉपिक पे बार बार लिखते रहते हैं, तो डिफरेंट आयाम मिलते हैं आपको टॉपिक से संबंधित। तो न्यूज़पेपर है, कोई मैगजीन जैसे आप पढ़ रहे हो, प्रतियोगिता दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण मंथली आपको कवर करना है डियर एस्पिरेंट। साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि वाट एवर यू हैव लर्न फॉर बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, दोज आर आल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी या किसी भी सब्जेक्ट के लिए जो भी करंट अफेयर्स आपने पढ़ा है, वो भी यहाँ पे सोर्सेज के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो इस सब का एफिलिएट करके स्टैटिक पॉइंट आपको करंट अफेयर्स, ठीक है। और सांसद टीवी आ गया है, सांसद टीवी, गवर्नमेंट के जो भी इनिशिएटिव होते हैं
उससे संबंधित डिस्कशन होता है, तो यहाँ पे आप जाके ओवरव्यू कर सकते हो और अपना विचार पैदा कर सकते हो, फाइनल विचार, फाइनल कॉन्सेप्ट पैदा कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया सोर्सेज, लक्ष्मीकांत न्यूज़पेपर, प्रतियोगिता दर्पण और ये आपका संसद टीवी। और जो भी प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपने फैक्ट चेक वगैरह किया होगा, फैक्ट्स याद किए होंगे, सब अत्या आवश्यक है मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी। ठीक है, इसके बाद आपका नोट्स तैयार हो गया। मैं शुरुआत में ही बताया था कि 3 से 4 महीने आपको समय मिलेंगे, लगभग 3.5 महीने, पौने 4 महीने। ठीक है, तो आपका शुरुआत का 60 दिन है ना, आपकी कंटेंट क्रिएशन पे और कंसोलिडेशन पे जाना चाहिए, अपडेशन पे जाना चाहिए। मान लीजिए आपने पहले से पढ़ रखा है, कहीं कहीं कोचिंग वगैरह ले रखा है और आप सेटिस्फाई हो कि ठीक है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो उसको अपडेट करना भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। पीवाईक्यू देखोगे, पीवाईक्यू के अनुसार कम से कम फ्रेमिंग करके रखोगे टॉपिक को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नोट्स मेकिंग 60 दिन के अंदर, और सारे सब्जेक्ट के लिए, केवल पॉलिटी 60 दिन में नहीं तैयार करोगे, तो आपको नोट्स मेकिंग करनी है, शॉर्ट नोट्स मेकिंग करनी है। ठीक है, नोट्स मेकिंग करनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बिना जो है आप मेंस एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर पा सकते हो। 1-8% लोग होते हैं जो टॉपर होते हैं, नोट्स वोट नहीं बनाते, उनका ऐसे ही काम चल जाता है, तो वो रेयर होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं। बाकी लोग, अगर आप 1% से ज़्यादा आपको मिल रहे हैं तो समझ जाओ कि वो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, कि इन जनरल जो साधारण बच्चे हैं उनको मेहनत करनी पड़ती है, सब गॉड गिफ्टेड नहीं होते हैं डियर एस्पिरेंट। ठीक है, तो नोट्स मेकिंग करनी है, शॉर्ट नोट्स मेकिंग, जो भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं उसका शॉर्ट नोट्स मेकिंग करना है और बार बार रिवीजन करना है। संडे के दिन आप क्या कर लो, संडे के दिन कहीं आंसर राइटिंग आप ज्वाइन, हमारा जल्द से आंसर राइटिंग जो टॉपर स्क्रिप्ट है, ऐसे करके हमारा आंसर राइटिंग शुरू हो रहा है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जिसमें हम आपको आंसर राइटिंग कराएंगे, आपको पूरा सिलेबस देंगे, टॉपिक देंगे, आपको पढ़ के आना है। उसके बाद आपकी आंसर चेक करी जाएगी, फीडबैक दिया जाएगा प्रॉपर 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ, उसके बाद उससे संबंधित कंटेंट भी दिया जाएगा। ठीक है, तो संडे आपको आंसर राइटिंग, ठीक है, प्लस आपका रिवीजन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर एस्पिरेंट। अगर ऐसा करते हो, ठीक है, ये सारे अप्रोच को कंसोलिडेट करते हो, और ये केवल पॉलिटी के लिए ही नहीं है, ये सबके लिए है, तो समझ जाओ कि आप बहुत ही कंसोलिडेटेड रूप से बीपीएससी के लिए अप्रोच कर रहे हो और सफलता आपकी कदम निश्चित तरीके से चूमेगी डियर एस्पिरेंट। आई होप कि मैंने वीडियो के शुरुआत में जो प्रॉमिस किया था उसको मैंने आपके साथ साझा किया, पूरे डायमेंशन को टच किया, और जो भी मैं कहना चाहता था बड़ी आसानी से आपने अपने जेहन में उतार लिया। मिलते हैं अगले क्लास में आपकी सफलता की शुभेच्छा के साथ। जय हिंद, जय भारत।